अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, 16 दिसंबर का जो सानिया था पेशावर का, उसके बाद हुकूमत ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। वो उस नेशनल एक्शन प्लान से कितना इफेक्टिवली, कितने मौसर तरीके से हम इस दहशतगर्दी पर काबू पा सकेंगे, इस पर आज खास तौर पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। दहशतगर्दी के पीछे जो वजूहात हैं उन पर भी बात होगी और ख़ास तौर पर मैं आज कराची आया हूँ और आज हम प्रोग्राम में इंटरव्यू करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि घर में ही बंद रहते हैं या फिर घूमते फिरते हैं, कोई एक्टिविटीज़ हैं आपकी आजकल? नहीं, मैं घर में बंद रहने वाला टाइप आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मैं घूमता फिरता भी नहीं हूँ। कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं सिक्योरिटी की वजह से, तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा बाहर चला जाता हूँ। लेकिन घर में फिर मैंने एक एक्टिविटी जनरेट की हुई है टू कीप माई सेल्फ। सियासी एक्टिविटी है या दूसरी एक्टिविटीज़ भी है? नहीं, सियासी इतनी नहीं है। दूसरी एक्टिविटी प्राइवेट, मेरे दोस्त हैं, मैं रिश्तेदार हैं इधर। कुछ चीज़ें आपके बारे में बड़ी मशहूर थी और जब आप प्रेसिडेंट थे उसका जिक्र किया करते थे। ब्रिज खेलने का आपको शौक था, पोलो का आपको बड़ा शौक था, गोल्फ, ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं या ये भी ख़त्म कर दी हैं? नहीं, ये बाहर की एक्टिविटी तो बंद हो गई है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ब्रिज तो हो जाता होगा मेरे ख्याल से, इतना टाइम तो निकाल लेते होंगे। ब्रिज और घर में फिर एक्सरसाइज वगैरह वो रूटीन है। कुछ अरसे पहले तक जो है आपने बड़ी कोशिश भी कर रहे थे, आई एम श्योर अभी भी कर रहे होंगे, कि ECL पर से आपका नाम निकल जाए, बिकॉज आप चाहते थे कि ट्रैवल करें, आपकी वालदा को भी आप बाहर देखना चाहते थे जाकर, लेकिन अब वो कराची में है। तो अभी भी जो है ख्वाहिश है बाहर जाने की या पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं, ख्वाहिश तो एज ए फ्री मैन ट्रैवल, बाहर जाऊं, मेरी मर्ज़ी हो जाऊं, मर्ज़ी हो ना जाऊं, जब मर्ज़ी यहाँ रहूं, जितना मर्ज़ी यहाँ रहूं, ये इसकी ख्वाहिश है। आई वांट टू बी अ फ्री मैन। तो ऐसी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है कि मैं बाहर जाकर उधर ही रहूं, लेकिन बाहर जाने का एक वेल फ्रैंकली फाइनेंशियल इफ़ेक्ट भी है उसका। मेरे लेक्चर सर्किट्स होते हैं, लेक्चर पे जाता हूं मैं, एंड फ्रैंकली दे पे मी वेरी वेल। तो बाहर जाकर लेक्चर देकर अगर कमाई हो सकती है तो क्यों नहीं। तो अब चूल्हा कैसे चलता है सर घर का? चूल्हा जल रहा है, हाँ, इतनी भी कमज़ोरी नहीं है। अच्छा। ये भी बीच में तो तासुर था ना कि क्योंकि आपके खिलाफ जो केसेस यहाँ मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे थे, वो भी आपको परेशान कर रहे थे, शायद वो तासुर था कि उससे जान छुड़ाने के लिए भी आप बाहर जाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो एक, मैं जब आया हूँ मुझे सारे केसेस का पता था, ठीक है ना, तो उसके बावजूद मैं आ गया टू फेस द केसेस। अब बाहर केसेस तो ख़त्म नहीं होंगे मेरे बाहर जाने से, तो या तो अगर कोई समझ रहा है कि मैं बाहर इन केसेस से भागकर बाहर जाना चाह रहा हूँ कि मैं वापस ही ना आऊँ, वो तो मैं जब खुद आ गया लास्ट ईयर ये जानते हुए कि केसेस होंगे, तो अब क्यों मैं जाऊँगा। अब तो मैंने ये केसेस को देख लिया है, इनकी जो स्टीम है वो निकल गई है केसेस में से। इमरान खान साहब का जो धरना था उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत वक्त यानी कि PMLN की हुकूमत कमज़ोर हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो जो तवाज़ुन होता है सिविल और मिलिट्री के दरमियान, वो भी जो है मिलिट्री के हक़ में ज़्यादा जा रहा था। तो उसके बाद अभी आपने शायद अपना प्लान बदल लिया कि अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टे और मैं पॉलिटिक्स करूँगा। नहीं, मैंने काफ़ी, जब मैं आया था इधर, फ्रैंकली मैं पॉलिटिक्स ही करने आया था। मैं आया था इधर क्योंकि मैंने देखा कि अनलेस एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये मुल्क की हालत बद से बदतर होती रहेगी। मैं जब 2013 में फ़ैसला किया कि मैं आता हूँ, मैं सोच रहा था कि हम सब मिलकर, PMLN और पीपल्स पार्टी के अलावा जो ग्रुप्स हैं वो सब मिल जाएं अगर, तो हम एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बना देंगे। इस उम्मीद से मैं आया था, इस वजह से मैं आया था कि 2013 के इलेक्शन में वो तीसरी पॉलिटिकल फोर्स जीत जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, बहुत सी वजूहत। वो ऑप्शन है अभी भी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास? वो ऑप्शन मतलब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास इतना नहीं जितना सबके पास। जो तमाम केसेस हैं आपके खिलाफ उनमें से स्टीम निकल चुकी है, लेकिन अभी बुख्ती केस में जो है, वो बुख्ती केस में आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुआ है, ATC कोर्ट ने किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपके मुखालिफ लॉयर हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी तबीयत की वजह से पेश नहीं हो रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि वो पब्लिक प्रोग्राम्स भी करते हैं, पब्लिक गैदरिंग में भी जाते हैं, TV शोज़ भी करते हैं, और शायद इस TV शो के बाद फिर वो ये नुक्ता उठाएँ, तो वहाँ पर अपीयर क्यों नहीं हो रहे फिर आप? वो तो ट्रैवलिंग की बात है, मतलब ये तो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, इसमें कौन सा मुझे कोई मुशक्क़त हो रही है कि मैं भाग रहा हूँ क्या कर, तो इसमें ट्रैवलिंग से मुझे ममानत है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 7 डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने ये कहा हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। दूसरा, ये केस जो है, जो स्टीम निकली हुई है, उधर कोई विटनेस है इस केस में,
ना कोई जगह वो जो वक़ुआ जहाँ हुआ है ये आज तक कोई वहाँ गया भी नहीं है पुलिस वाला। तो ये सब ढकोसला है, एक पॉलिटिसाइज्ड केस है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था कि आप वक्त कैसे गुजारते हैं, तो आजकल क्या वक्त आप सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश में भी कुछ गुजारते हैं? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ आप कुछ अनासर के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, तो उसमें भी वक्त गुजरता है कि आजकल? नहीं, देखिए, मैं साजिशी किस्म का बाई नेचर नहीं हूँ। मैं बंदे के आंखों में आंखें डाल के उसके मुंह पे कहता हूँ जो कुछ कहना होता है। तो मैं ये साजिश में नहीं बिलीव करता हूँ। मैं खुला आदमी हूँ, अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ खुला मिल रहा हूँ, लेट एवरीवन नो। और जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी सोच है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो भी मैं खुला कह रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहिए, तो इसमें मैं कौन सा छुप छुपा कर मैं कोई जरदारी साहब ने क्यों ये कहा कि आप साजिश कर रहे हैं? कुछ तो ऐसी बात भी होगी जो उनको लगा होगा कि साजिश हो रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। देखिए, लोग आते हैं मेरे से मिलने, बहुत लोग आ जाते हैं, मिलते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सबसे मैं मिलता हूँ, खुल के मिलता हूँ। अब उससे उनको डर खौफ शुरू हो जाता है। कोई तो ये डर और खौफ की वजह है क्योंकि अमीन फ़हीम साहब और जो है पीर पगाड़ा साहब आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, उसके बाद ये डर और खौफ? हाँ, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं। उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट्स देना शुरू की। तो ये अपने खौफ को पहले तो अपने अंदर से निकालें, तो बाकी। और दूसरा, इन्होंने जो 5 साल हुकूमत की है, जो हम मुसीबतें मुल्क ने उठाई हैं और वो मुसीबतें अब जो चल रही हैं, उसका खौफ है इन्हें। उससे खौफ करें भाई, आपने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, और अगर हम या ये अनासर कोई तब्दीली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे आपको तो डर हो गई। तो क्या ऐसी बात आपने की थी अमीन फ़हीम साहब ने? आपने उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी छोड़ के मुझे ज्वाइन कर लें, ये आपकी तरफ से? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की उनसे। कोई क्या ऐसी बात नहीं। मीटिंग किस वजह से थी? बिकॉज आई बिलीव 2007 के बाद ये पहली मुलाकात थी आपकी अमीन फ़हीम साहब से। हाँ, मैं जानता, वैसे अमीन फ़हीम साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले, जब मैं कोर कमांडर था उस वक्त से जानता हूँ। तो मैं तो समझता हूँ इनको, वो अच्छे दोस्त हैं, मैं ये समझता हूँ ना। और वो मेरे पास मिलने दुबई भी आए हैं, लंदन भी आए हैं, अमेरिका में भी मिले, हर जगह मिले हैं मेरे से। यहाँ हाँ थोड़ी देर अरसे से नहीं मिल रहे। इस मुलाकात के बाद असल में ये अफवाहें तो शुरू हो गई थी कि वो पीपल्स पार्टी शायद छोड़ के आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये अफवाहें तो शुरू हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी के तो पेशकश की होगी आपने? वो मेरे ख्याल में कोई नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे छोड़ेंगे? वो तो पी जो है ना, 4 P वाला, उसके तो प्रेसिडेंट है वो। आपने फिर ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उठाया है, ये क्यों कहा आपने? देखिए, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ, ना लगाता हूँ, लेकिन जब मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाए ना तो फिर मैं रिएक्ट करता हूँ। मतलब ये अनथिंकेबल है कि जी मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें। सारे सबको पता है बैतुल्ला मसूद ने ये एक्शन किया है, उसके लोगों ने, बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई है। अब उसके पीछे कौन था? मैं तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, बैतुल्ला मसूद को, तो मैं किधर से उसके। और दूसरी फिर देखिए, कॉमन एक बिलीफ है लोगों को कि फ़ायदा किससे पहुंचा, किसको पहुंचा एक एक्शन से, वही कर सकता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तो मैं कैसे ये, वाई वुड आई डू इट? कत्ल का केस होता है ना, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए जिसको फ़ायदा हुआ है। तो आपका इशारा इसी तरफ है क्या, ज़रदारी साहब को फ़ायदा हुआ है? हाँ, ये मेरा इशारा बिल्कुल इस तरफ है, मालूम किया जाए फ़ायदा। और दूसरी बात, कई चीज़ें हैं जो उस वक्त हुई हैं, जैसे बेनज़ीर साहिबा जो टेलीफोन इस्तेमाल कर रही थी, जिस पे उन्हें 2-3 दफ़ा मैसेज आया, जिसकी वजह से वो गाड़ी के बाहर निकली हैं, वो टेलीफोन कोई 2 साल गायब रहा है। क्यों गायब रहा भाई? एकदम से कहाँ से मिल गया? उसमें किसने, कौन बोल रहा था, किसने मैसेज दिया, उसका पता ही कोई नहीं। आपके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई थी, जावेद इकबाल चीमा साहब ब्रिगेडियर जो उस वक्त थे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के हेड थे, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था 2011 में और कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आपके कहने पे की थी, लेकिन अभी जो उनका लास्ट बयान आया था जो रिपोर्टेड है, ये कल ही इनफैक्ट अखबार में शाया हुआ था, कि उन्होंने जो है हेड ऑफ स्पाई एजेंसीज के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बैतुल्ला मसूद का नाम लिया था। बस देखें, वो पहले जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने ये FIA की जो JIT थी, उन्होंने ये कुकअप की है, ये चीमा की और इजाज शाह की स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स कुकड अप, डिस्टॉर्टेड, उन्होंने, उनके सिग्नेचर्स नहीं है उस पर, ये इन्होंने चालाकी की थी FIA ने।
अब वो जब सामने आए उन्होंने सच बोल दिया, वो सामने बोल दिया उन्होंने। मईशत आपके दौर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी 2006 तक, खास तौर पे 2007 जो है वो एक बुरा साल आपकी मईशत के लिए भी था। एक तो दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी सारे थे, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी और लोकल प्राइसेस को आप लोगों ने नहीं बढ़ाया था, जिसकी वजह से जो आपका डेफिसिट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, सब्सिडी आप दिए जा रहे थे। आज फिर हम देख रहे हैं पेट्रोल का बहरान है, लेकिन उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये तो एक रहमत थी इस हुकूमत के लिए, आवाम के लिए, कि पेट्रोल इतना गिर गया, लोकल मार्केट में भी 30 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन इस रहमत को क्राइसिस में तब्दील कर दिया गया है। क्या ख्याल है, क्यों हुआ? आई थिंक यू पुट इट वेरी वेल। बहुत देखें, हमारे ज़माने में ये पेट्रोल 50 रुपए पर बैरल, एज फार एज आई रिमेंबर, रफली 140 पे चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हम सब्सिडी हम वो अगर ट्रांसफ़र करते एकदम पब्लिक पे, पब्लिक तो रो जाती, लेकिन हमने नहीं किया, हमने कंट्रोल में रखा, पब्लिक पे नहीं ट्रांसफ़र होने दिया। 50 से 140 3 गुना बढ़ी है और हमने पब्लिक में ट्रांसफ़र नहीं किया, बिल्कुल हर चीज़ ठीक चला। अब ये 140 छोड़ें, ये 100 छोड़ें, ये कोई 50 पे दोबारा 40 पे आ रही है। ये तो मुझे तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये हमारे ज़माने में हो जाता तो मैं तो ये इकॉनमी को आसमान पे ले जाता पाकिस्तान की, और सारी ये इसका फ़ायदा अवाम पे ट्रांसफ़र, क्या मज़े होते इधर। लेकिन वो आपने सही कहा कि इसको इन्होंने क्राइसिस पे तब्दील कर दिया। फिर आई मीन मिस गवर्नेंस की इंतहा। अहलियत चाहिए होती है या ना अहलियत चाहिए होती है? ना अहलियत मेरे ख्याल में वो इनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया कि ये ना अहली है गवर्नमेंट की, बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें जी, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मैं तो ये बिलीव करता हूँ, आर्मी में कहते हैं कमांडर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन इन हिज कमांड। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन इन द कंट्री। तो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप को ब्लेम करें, मिस गवर्नेंस है। तो फिर ये सर ब्लेम आप पर भी आता है। मुझे पता है आपके वक्त में जो है बिजली की शॉर्टेज नहीं थी, आखिरी साल में शुरू हो गई थी, गैस की शॉर्टेज के भी इशारे मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन लोड शेडिंग बाकायदा बिजली की होना शुरू हो गई थी। डू यू रिग्रेट कि उस वक्त, क्योंकि आप बहुत पावरफुल थे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, आप प्रेसिडेंट भी थे, परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत थी, चौधरी शहजाद साहब, वो सब आपके साथ काम कर रहे थे, कोई मेगा पावर प्रोजेक्ट होता, कोई डैम होता, तो शायद आज हम इस मुश्किल में नहीं होते। वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ये सारी ये बातें करते हैं, मैं आई एम अफ्रेड शहजाद, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज़ की। देखें, पहली चीज़ तो ये है बिजली कितनी है, उस वक्त कितनी थी, क्या हमारे पास काफ़ी थी? उस वक्त हमारे पास 19,500 मेगावाट बिजली थी। 2008 में जब मैं गया हूँ पाकिस्तान में, 19,500 में, कुछ लोग कहते हैं 20,500, मैंने बताया मेरे दिमाग में 19,500 मेगावाट थी उस वक्त। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी इतनी हो रही थी, और पब्लिक के पास पैसा था, वो यूज़ कर रहे थे डोमेस्टिक, तो ये वो भी शॉर्ट पड़ रही थी थोड़ी सी। लेकिन करना चाहिए अब नहीं, मैं बताता हूँ फोर्सी क्या करना है। कोई फोर्सी किया था। 2,900 मेगावाट हमने बिजली बनाई है इन दिस पीरियड दैट हमारी है। उसमें गाजी बरोथा, आप सुना होगा आपने, 1450 में, आप ज़रा जाएं वहाँ पट्टी देखें किसने बनाई, हमने बनाई। मंगला डैम की रेजिंग 90 मेगावाट किसने बनाई, पट्टी देखें जाकर, हमने बनाई। और ये जितने कोई, हाँ, तो ये चश्मा पावर प्रोजेक्ट न्यूक्लियर 300 मेगावाट किसने, पट्टी देखें ज़रा किसने बनाई। तो ये बातें आप लोग भूल जाते हैं मेरे ख्याल में। 2,900 मेगावाट हम लोगों के ज़माने में बनी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ 19,500 अब जो है इस वक्त आपकी बिजली ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10,000 में, आई बिलीव 10,000 मेगावाट कर रहे हैं। बिजली की कमी नहीं है भाई पाकिस्तान में, आवाम को समझना चाहिए। बिजली की कमी पाकिस्तान में नहीं है जनरेशन वाइज। 19,500 है, 10,000 इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं है कमी। तो ये गलत है कि कमी है, लेकिन ये उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसकी सर्कुलर डेट प्रॉब्लम है, तो इसलिए बंद पड़ी हुई है।
तो वो सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम आपके ज़माने में शुरू हुआ था जब वो सब्सिडी आप दिए जा रहे थे, जिसको आप कह रहे हैं कि हमने आवाम पे पास ऑन नहीं की, लेकिन ये सर्कुलर डेट जो है उसकी बुनियाद वहीं से रखी गई थोड़ी बहुत थी। अब कंट्रोल जब कर रहे थे तो ये फाइनेंस वाले मैनेजर्स जो है वो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। 3 गुना जब तेल की कीमत गई है उसको कंट्रोल करने में कुछ तो इधर उधर उसको करना पड़ता है। तो ऐसी कोई क्राइसिस नहीं था, ठीक है ना। और हमारे ज़माने में बिल्कुल ये नहीं हुआ। इस वक्त तो बिजली है और उसको यूज़ नहीं कर सक रहे हैं, ये दैट इज़ द इशू। एक ब्रेक लेंगे मुशर्रफ साहब, और इसके बाद हम बात करेंगे एपीएस के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का। मुशर्रफ साहब, एक एपीएस के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं तफसील से, लेकिन एक सवाल, ये क्या अलायंस बनने जा रहा है मुस्लिम लीग्स का जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल होगी? देखें, फ़िलहाल तो कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लोग हर बिहाइंड द सीन कुछ एक्टिविटी यस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल जैसे मैंने कहा है तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनाना चाहिए। और ये सब जो जितनी भी मुस्लिम लीग के छोटे छोटे धड़े हैं उनको मिल जाना चाहिए और कॉमन प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा भी और भी पार्टीज़ हैं उनको भी मिल के मैंने ऑब्जर्व किया है मुशर्रफ साहब के आजकल परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब बड़ी आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर। कोई ख़ास वजह होगी ना इसकी? फिर वजह क्या हो सकती है? परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात मेरे साथ मेरे ख़्याल में 6 साल मेरे साथ 6-7 साल रहे हैं, 2001-2 से 2008 तक। और इन्होंने अच्छी परवेज़ इलाही ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से। साने पेशावर पे बात करते हैं। एक ऐसा सानिया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। मुशर्रफ साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात तो पिछले 12 साल में बहुत हुए हैं। 50-55 हज़ार हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं इस जंग में, लेकिन इस वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया। इसके बाद जो ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा फोकस रहा है कि सबसे पहले वो कर लें फिर बाकी नुकात पर हम अमल करेंगे, कितना इफेक्टिव प्लान ये आपको नज़र आ रहा है? और मिलिट्री कोर्ट्स को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं? 100% सपोर्ट करता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स को, क्योंकि हमारी कोर्ट्स ने डिलीवर नहीं किया पहले ना। कोर्ट्स ने नहीं किया, वैसे वो ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, पुलिस पे कि वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करते, केसेस को लेकर नहीं आते। बट देयर इज़ अ फेलियर इन द होल सिस्टम। तो इसमें द एक्शन प्लान मेरी नज़र में अच्छा एक्शन प्लान है और मिलिट्री कोर्ट्स का आइडिया बिल्कुल अच्छा आइडिया है। अब एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हो रही है ना। आई एम वरीड अबाउट द प्लान। तो हम बड़े बना रहे हैं, हम दिमाग वाले लोग हैं, हम प्लान कर लेते हैं, लिखाने में बहुत अच्छे हैं। एग्जीक्यूशन ठूस हो जाती है, ये प्रॉब्लम ये है हमारी। एग्जीक्यूशन पे आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने चलानी होती है और इम्प्लीमेंटेशन में एक रिजॉल्व चाहिए होता है। पीछे डंडा लेकर घूमना पड़ता है, ज़रा पुश करना पड़ता है, पुश करो। जिस तरह ये मिलिट्री कोर्ट्स को पहले पेपर पे लेकर आया और फिर इफेक्टिवली इसको 21वीं तरमीम के थ्रू पास भी कर लिया। इस वक्त तक है पेपर पे, अब चलें भाई, करो कार्रवाई, किस इंतज़ार किस बात का है? जितनी डिले होती है उतनी हज़ार मुंह, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ख़त लिख रहा है, कोई टीवी पे एंकर, एक मुसीबत गदर बना हुआ है। तो बनाओ जी, शुरू करो भाई। प्रॉब्लम ये है मुशर्रफ साहब कि जब आप ये कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए तो हर कोई ये सवाल करेगा आपने क्यों नहीं सीखा, आपने अपने वक्त में क्यों नहीं किया? बिकॉज सर आपसे ज्यादा पावरफुल तो कोई मेरे ख्याल से हेड ऑफ स्टेट नहीं रहा है ना। शहजाद, देखो ये कैसी बात आप कर रहे हो? उस वक्त एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग थी, इस वक्त अलग है। दहशतगर्दी तो शुरू हो चुकी थी, दहशतगर्द शुरू ही थी ना। कितने अटैक हुए हैं? देखिए वो दैट इज, तो उनको पकड़ लिया था हमने, ठीक है ना। जो ने मेरे पे अटैक किया पकड़ लिया। ये फजलुल्लाह, मौलाना फजलुल्लाह, ये जो मट्टा का है और इधर स्वात वाला, उसके साथ क्या किया था हमने, आपको याद है? वो तो भागा हुआ था प्योचार रेंजेस में, उधर भागा हुआ था और कमांडो टीम्स उसके पीछे गई हुई थी उसको पकड़ने मारने के लिए, ठीक है दैट वन। और हमने इलेक्शंस करा दिए स्वात में, ANP जीती, टर्नआउट वाज एक्सीलेंट। तो ये कि हमने तो डिफीट कर दिया था इसके TTP को, पूरा खत्म कर दिया था। फजलुल्लाह भागा हो चुकी थी। आप कह रहे हैं कि आप जब तक खत्म, देखें बहुत हद तक स्वात में ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ख़त्म। यस, देखो वो थोड़ा बहुत तो इतना
ख़त्म से इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही कोई नहीं, क्योंकि उस वक्त शुमाली वजीरिस्तान तो हमने टच भी नहीं किया था ना, नॉर्दर्न वजीरिस्तान को, तो वो तो कह रहे हैं कि उस सेफ हेवन्स को वहां गए हुए थे। साउथ वजीरिस्तान में बहुत एक्शन हुआ था, उधर एक डिवीजन बैठी हुई थी। बलूचिस्तान में कोई सेपरेटिज्म नहीं और कोई सेक्युलर सेक्टेरियन एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बिल्कुल पीस उधर ले आए थे हम तकरीबन। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म, लेकिन उधर लोग सर उठाते थे, लेकिन बिल्कुल तकरीबन ठीक ठाक। लेकिन उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकला था उस वक्त। कराची में लो, कराची में क्या प्रॉब्लम था? अमन अमान था कराची में, ठीक है। पंजाब को 12 मई के अलावा वो एक दिन जो है सबको याद है मेरे ख्याल से, आपको भी नहीं भूलने देते लोग। यस, देखें इसको प्लीज डोंट, ग्लास को आप हमेशा हाफ फुल वाले देखते नहीं है, हाफ एम्प्टी। अब 90% फुल है, आप 10% एम्प्टी को देख रहे हो। कराची में वो 12 मई की, वो कराची में अमन अमान था, लाइटों का शहर, ये मजे कर रहे थे क्लिफ्टन में। इधर हमने वो हाईएस्ट वो वाटर शूटर बना दिया था, उधर 2 लाख 3 लाख लोग जमा होकर के उसे देख रहे थे, मजे कर रहे थे। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कराची के हालात तो इस वक्त बहुत बदतर हैं, लेकिन सर देखें मैं ये पंजाब के भी, पंजाब में सेक्टेरियन एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया था। तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं मेरे ज़माने को और अभी? हमें मिलिट्री को क्यों लगाने की ज़रूरत ही नहीं की है मुशर्रफ साहब, जिसमें एक तो जुडिशरी की आप बात करें कि कोई कहता है जुडिशरी का फेलियर है, तो लोअर जुडिशरी खास तौर पे जो एक मसला है एटीसी कोर्ट्स वगैरह, इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता था। पुलिस रिफॉर्म्स की आपने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के निज़ाम में हमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं नजर आई आपके दौर में भी ना? नहीं, आपको पता है कि क्या हमने किया था जो किसी ने नहीं किया? ये पुलिस फोर्स जो है ये 1864 की पुलिस ऑर्डिनेंस पे चल रही है। ये हमने एक इतनी मोटी किताब, एक नई पुलिस ऑर्डिनेंस की 2002 लिखी जी। इट इज एन अचीवमेंट जो जिसके लिए प्राउड होना चाहिए। लिखी, लेकिन अभी आप खुद कह रहे हैं रिजॉल्व इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। एक पुलिस को एकदम से आप तो नहीं ठट करके एक आपने किताब लिख दी तो पुलिस नहीं आ गई और बड़े बहुत मजेदार हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। पुलिस उसमें पुलिस को हमने इम्प्रूव करना। साहब अपने 5 साल में यही कहते थे, मियां साहब भी यही कहते हैं, मुझे तो अभी हुकूमत मिली है तो हम कैसे निजाम को बदल दें, हम कैसे जुडिशरी बदल दें, कैसे पुलिस बदल दें। नो कंपैरिजन, हर हेड ऑफ स्टेट का उस वक्त यही जस्टिफिकेशन होती है। नहीं, नो कंपैरिजन, हमने बदल रहे थे। देखें ये कंपैरिजन आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं इन्होंने, तो आप मुझे बताएं इन्होंने आज तक कुछ किया है क्या? कोई ऑर्डिनेंस, कोई नई चीज़ लिखी हो, कोई अवाम की बेहतरी के हवाले से, अवाम को खुशहाल करने के हवाले से कोई चीज़, मुल्क की डेवलपमेंट के हवाले से कोई चीज़? मैं ये कहता हूँ हमारे ज़माने में अवाम की खुशहाली, उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत दूर करना, उनको नौकरियां दिलाना, एजुकेशन, हेल्थ, उसको आप एक एक को ले लें। मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज तो आपने बड़ी तरक्की की थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। सोशियो, मैं खुद कवर करता था बिजनेस, मुझे आइडिया है। इकोनॉमी नहीं, सोशियो इकोनॉमिक। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से 2 और अहम नुकात हैं। एक तो कि मदरसों को किस तरह रेगुलेट कर रहे हैं, उनको रजिस्टर कर रहे हैं, उनका लिटरेचर, उनकी फंडिंग, ये सब पता कर रहे हैं, ये भी आपके ज़माने में शुरू हुआ था। और दूसरा, मैं साथ ही सवाल कर लेता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मिलिटेंसी फैलाती हैं मुल्क में या सेक्टेरियनिज्म फैलाते हैं, उनको बैन करने का अमल भी आपके दौर में शुरू हुआ था, फिर वो नाम बदल के वापस आ जाते थे। तो ये वही पॉइंट्स हैं जो कि पहले थे, अब उनको फिर शामिल किया गया। तो ये आप समझते हैं कि इस पर भी ठीक तरीके से उस वक्त इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था? बहुत हद तक देखें हमने वो थी एक, देखें इसको पूरी समझ के साथ हम एक इम्प्लीमेंट कर रहे थे। एक है दहशत गर्दी के साथ डील करना, उसको मारना मैं कह रहा हूँ, उसके वो फोर्स के साथ डील करना जो है, सही। टेररिस्ट को मारना है, उसको फोर्स के साथ डील करना है, चाहे वो सेक्टेरियन टेररिस्ट है, एथनिक टेररिस्ट है, सेपरेटिस्ट है, जो भी है, उसको फोर्स के साथ मारना है। एक है एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी। ना ये इंतहा पसंदी से टेररिस्ट बनता है, तो उसको कंट्रोल करना ना, वो लॉन्ग टर्म है। उसको हमने सोचा, उस पर हमने सोचा कि देखें ये एक्सट्रीमिज़म कुछ मसाजिद के ज़रिए फैल रहा है, कुछ मसाजिद, कुछ मदरसों के ज़रिए फैल रहा है, कुछ पब्लिकेशंस हैं जिस पे हम हेट मटेरियल होता है, जिसमें सेक्टेरियन हेट मटेरियल, उसके ज़रिए फैल रहा है, कुछ सिलेबस में कुछ गड़बड़े हैं, उसके ज़रिए फैल रहा है। ये हमने चारों एड्रेस किए। ये जो अभी मदरसे की बात कर रहे हैं कि उसको रजिस्टर हो, ये तो हमने रजिस्टर करवा रहे थे हम, लेकिन अगर कोई पूछे कि 100 सब रजिस्टर, नहीं सर, नहीं, 50 कोई 60-70% रजिस्टर्ड हो गए थे, 30-40% नहीं हुए थे। बाकी जो मिलिटेंसी में थे उनके खिलाफ एक्शन हुए थे? उनके उधर सारे फॉरेनर्स बैठे हुए थे, फॉरेन
मदरसों में स्टूडेंट्स आए हुए थे, सबको निकाला हमने, कोई सबको बैन किया हमने और हज़ारों निकाले हमने। और यहाँ हमने कहा था, ऑर्डर ये था कि कोई भी बग़ैर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के नहीं आएगा, और वो तकरीबन 90-95% सक्सेसफुल। 5-10% उस वक्त भी रहे होंगे छुपे हुए वहाँ, लेकिन जनरली निकाल दिया हुआ था। क्योंकि अभी भी चौधरी निसार साहब कह रहे हैं जो ट्रबल वाले हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो 10% ही हैं। तो शायद वही 10% थे जिन पर आप लोगों ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। ये फीसद मुझे नहीं मालूम है, फ्रैंकली तुक्केबाजी है। 10% कोई 20% कह देता है, 30% मुझे मालूम नहीं। कोई क्विक ब्रेक लेना है सर, इसके बाद मैं इस पर भी बात करूंगा और मुशर्रफ साहब से पूछेंगे कि बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिनको कलअदम डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो नाम बदल के फिर ऑपरेट करना शुरू हो गई थी और आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं, और फिर एक दफा बात हो रही है कि उनको बैन करेंगे और उन पर काबू इस वक्त पाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब, बैंड आउटफिट्स जो थे, आपने उनको कलअदम डिक्लेयर किया, वो नाम बदल के फिर आपके ज़माने में ही ऑपरेट कर रहे थे, तो नाम बदलने से कोई इफेक्टिवनेस तो उसकी कुछ नहीं थी? ये सही बात, आप सही कह रहे हैं। सब नहीं, कई ने किया बिल्कुल, लेकिन हम उस पर वी वर अवेयर ऑफ दिस और उसके ऊपर हम एक्शन लेने वाले थे। यही मैं कह सकता हूँ, ये नाम बदल के नहीं करना चाहिए। लेकिन जमात-उद-दावा जैसे एक आया, उस ज़माने में अर्थक्वेक हुआ हुआ था, तो अर्थक्वेक में मेरे ख्याल में सबसे अच्छा NGO काम ये जमात-उद-दावा कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। तो इनको अब बैन करके, इनको बंद करना सर, लेकिन तो इससे उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ का तो कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी एक्टिविटी कोई ख़ास वो नहीं कर रहे थे उस वक्त, वो बिल्कुल ये वेलफेयर ही कर रहे थे। तो बाकी चीज़ें उनकी बिल्कुल कंट्रोल में थी। जब भी मैं कहता हूँ ना कि अभी 2014 अभी जो हो रही हैं वो उस वक्त नहीं थी। अब क्या हो रहा था, अर्थक्वेक जब था उस वक्त क्या दहशतगर्दी हो रही थी? कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसलिए आदमी चल रहा था, तो बड़ी कैलकुलेटेड अटैक्स होते रहे, दहशतगर्दी तो हो रही थी मुल्क में। 2001 में गालिबन पहला अटैक हुआ था कराची में, 2001, 2002। कैलकुलेटेड। देखें, वो कराची में जहाँ तक हुआ है वो तो सेक्टेरियन हो रहा था सारा, सेक्टेरियन, या फिर ये बिल्कुल दो MQM-H और A के दरमियान में चक्कर हुआ था। US काउंसलेट के बाहर फ्रेंच जो थे उनको अटैक किया गया, बाद में भी हुए अटैक्स। मतलब रिमोट इंसिडेंट, देखिए इंसिडेंट्स तो ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन सब कंट्रोल में थी। आई वुड से थिंग्स वर अंडर कंट्रोल, दे वर नॉट आउट ऑफ कंट्रोल जैसे अब हुई। तो अब ये दो चीज़ें हैं, ये एक तो बैंड आउटफिट्स को वापस सिर्फ पेपर पे इनको कलअदम डिक्लेयर करेंगे, और दूसरे जो वो मदरसे खासतौर पे हम इसको एक तो बता देना, क्योंकि वो मदरसे जो कि दीन का गलत इस्तेमाल करवाते हैं, या जहाँ पे आप कह सकते हैं कि अस्करी तरबियत होती है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे? एक लाल मस्जिद का आपने जो किया था वाकया, वो पॉलिटिकली आपको पता है कितना मुश्किल आपके लिए पड़ गया था। हाँ, नहीं, वो करना पड़ेगा, करना चाहिए। देखें, हम किसी मदरसे और मस्जिद को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हम मुक़द्दस समझते हैं। अब वो वक्त आ गया है, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, किसी ने कहा 10% मदरसे, अब कौन से 10% है वो कौन बताएगा? चेकिंग ही से पता होगा ना। तो इसलिए मैं इसके फेवर में हूँ कि किसी फॉर्म की चेकिंग मस्जिद और मदरसों पे हो, ताकि पता हो, आइडेंटिफाई हो कौन ये इंतहा पसंदी फैला रहा है। बहुत से मसाजिद ऐसे हैं जिनमें वो फैला नहीं, वो उनका जो मौलवी साहब हैं वहाँ, वो हर जुमे को ऐसी बातें करते हैं, हेट स्पीच, नफरत क्या कर रहे हैं, और कोई चेक नहीं। और हुकूमत के वो मौलवी हैं, हम पैसे दे रहे हैं उनको ये करने के लिए। तो ये इन चीज़ों की चेकिंग होनी चाहिए, और कोई भी जितने भी रिलीजियस लोग हैं उनको इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं जी, हमारे लिए सब मस्जिदें मुक़द्दस हैं, लेकिन अगर कोई मस्जिद ये इन्वॉल्व है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और करनी चाहिए। एक और जो बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया, और वो खासतौर पे ज़रबे अज़ब के बाद ही हमें सुनने में आ गया था कि अब गुड और बैड तालिबान में तफरीक नहीं होगी। आपने देखा होगा हकानी नेटवर्क को भी जो है अब उसको भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑफिशियली इसका स्टेटमेंट भी जारी हो जाएगा। आपके ख्याल में ये पॉलिसी दुरुस्त है? क्योंकि आप को ही ब्लेम किया जाता है कि ये गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी, ये डबल गेम जो है, ये मुशर्रफ साहब ने शुरू की थी। मैंने शुरू की। देखें, मैं हर चीज़ में जब कभी भी कोई पॉलिसी डिसीजन होता है, पहली चीज़ तो ये है कि पॉलिसीज़ कांस्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। एक अच्छा मुल्क, अच्छी गवर्नमेंट चल रही हो ना, वो हमेशा एनवायरनमेंट को देखता रहता है
और पॉलिसी में तब्दीलियाँ एडजस्टमेंट्स करता रहेगा अपने मुल्क के इंटरेस्ट में। नाउ इस इलाके में जो आप बात कर रहे हैं हक्कानी है, वो इधर इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं ना, उन तब्दीलियों के साथ चलना चाहिए। एक तब्दीली अगर वहाँ तालिबान वर्सेस नॉर्दर्न अलायंस हो रहा है तो हम नॉर्दर्न अलायंस की तरफ तो हो नहीं सकते थे, तो हम तब तालिबान को हमने रिकग्नाइज भी किया हुआ था। अब अगर तालिबान ग्रुप्स कोई हैं, अब अगर नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट वहाँ बन गई, पंशीरी गवर्नमेंट जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में इंडिया के साथ इन्वॉल्व है, तो हमें अपनी पॉलिसी ज़रा देखनी पड़ेगी कि हम कौन से ग्रुप के साथ चलें जो उसको काउंटर करे। तो ये सिंपल चीज़ें नहीं है। चाहिए या मिलिटेंट ग्रुप होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। हर किस्म के ग्रुप, कौन से ग्रुप आप कह रहे हैं ग्रुप होना चाहिए जो जिसको हम सपोर्ट कर सके, जो हम पाकिस्तान के ग्रुप में ऑन ग्राउंड देखें ना, वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोगों को पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में टेररिज्म करने के लिए, तो हमारी लोगों को टेररिज्म करवा रहे हैं, तो हम भी कोई ना कोई ग्रोह को किसी को साथ तो हम सपोर्ट इंडिया वाले करेंगे। मसले में आपसे खास तौर पे तफसील से बात करूंगा, लेकिन ये हक्कानी नेटवर्क को बैन करने का इस वक्त के सूरत हाल में आप सपोर्ट करते हैं? इज इट अ राइट स्टेप? यही तालिबान जिनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, ये हम सारा ये हमारे खिलाफ हो गए। मुजाहिदीन जो कश्मीर में काम कर रहे थे वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने लगे, तो पॉलिसी में तो इमीडिएट शिफ्ट आएगी ना, अब इनको काउंटर करो, उसे भी काउंटर करो। अब हक्कानी ग्रुप है, ये 80s में तो ये हमारे हीरो थे, बाय द वे आपको पता होना चाहिए। इनके वालिद जो जलालुद्दीन हक्कानी, तो वो तो हीरो थे, सबसे अच्छे फाइटर यही थे 80s में सोवियट्स के खिलाफ। अब लेकिन वो सिचुएशन चेंज हुई जब ये उधर आईएसएफ के खिलाफ और हमारे खिलाफ हुए, तो हम फिर हमारी पॉलिसी दोबारा चेंज हुई। लेकिन ये प्रॉक्सीज बनाना और ख़ासतौर पे जैसे आप कह रहे हैं वो बैकफायर हो जाता है, वो हमारे खिलाफ ही खड़ी हो जाती हैं, अपने मुल्क में फिर उनको हम पनाह देते हैं, तो बहुत कम ही देखा जाता है ना। नॉर्मली प्रॉक्सीज होती हैं कि आप वहीं के लोगों को इस्तेमाल करते हैं दूसरे ममालिक में, हम प्रॉक्सीज बनाते हैं अपने मुल्क में बिठाते हैं ताकि बाद में वो हमें हमारा ही जो है वो हशर नशर कर देते हैं। मतलब मुल्क का कोई बात नहीं है, ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं उसे देखना है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है दहशतगर्दी में थ्रू अफगानिस्तान। बिल्कुल है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। तो ये कब शुरू हुई है? क्योंकि आपके दौर में आप तो चाहते थे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हों, वाजपेयी साहब से हाथ मिलाना और सब कुछ, तो उस वक्त नहीं था ये? उस वक्त कुछ बंद हुआ, यस, मैं तो कहता था, मैं उन्हें कहता था देखो रॉ को आप बंद करें, आईएसआई को हम बंद करते हैं, लेकिन अगर आप आईएसआई को गालियां देते हो ये नहीं चलेगा, वन साइडेड नहीं चलेगा। आईएसआई वही कर रहा है जो रॉ कर रही है, उसको आप कह देना बंद करो ज़रा, तो हम भी करेंगे। तो ये उनको पता था मैं बड़ा सीधा मुंह बोलता हूँ, तो ये उन्हें मालूम था। तो ये इश्यूज़ हैं जिसमें हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जैसे जब आप थे आपने बहुत ज़्यादा इस पर उस वक्त बात नहीं की। एक दफ़ा मैंने रहमान मलिक साहब का बयान सुना था बलूचिस्तान के हवाले से, ये मौजूदा हुकूमत भी इंडिया को इस हवाले से ओपनली आके ब्लेम नहीं करती। तो जब हमारी सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं उस वक्त क्यों नहीं ये बात होती है इंडिया के खिलाफ? पता नहीं क्यों कर नहीं करते हैं, डरते हैं, ये जो कुछ भी है ये समझ नहीं है। मैं तो ना डरता हूँ ना मुझे समझ भी पूरी है, और मैं उनको भी मैंने ये बातें बताई हुई हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इंडियन लीडरशिप को नहीं बता रहा था या अफगान प्रेसिडेंट कारजाई को नहीं कह रहा था। मैं प्रेसिडेंट कारजाई के मुंह पे कहता था कि तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, ये मैं उनके मुंह पे कहता था। तो मोदी सरकार के साथ किस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान को आगे बढ़ाने चाहिए? कैलकुलेटेड ऑनर एंड डिग्निटी अपनी कायम रखो। वो मूड में नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के? वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं, फ्रैंकली बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि हमें दबाया जाए, हमें दबाया जाए और हमें भूटान या नेपाल की तरह ट्रीट किया जाए। अब हम पे डिपेंड करता है, हमारी गवर्नमेंट पे, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अपनी ऑनर एंड डिग्निटी साथ रखो, अपनी सॉवरेन इक्वालिटी से डील करो। हम कमज़ोर मुल्क नहीं, पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हम न्यूक्लियर ताकत हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपसे पहले इनफैक्ट ये सवाल पूछना चाह रहा था, ये जो सिविल और मिलिट्री के रिलेशनशिप हैं, और ये मैंने पहले कहा जैसे कि जब ये धरना शुरू हुआ तो हमें बिगड़ते हुए ऐसा नजर आया कि एक गैप है उसमें। आप क्या समझते हैं ये ताल्लुकात बिगड़ने में जो आपका ट्रायल है उसका कितना बड़ा फैक्टर, वो कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? पता नहीं मुझे मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन होना, अब ये छोटी सी बात है, ये इनफैक्ट छोटी सी बात नहीं। आप इस इदारे के जो हैं हेड रह चुके हैं, यू वर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। डू यू थिंक इस ट्रायल की वजह से ये ताल्लुकात बिगड़े हैं? देखिए, गवर्नमेंट शुड रियलाइज कि मैं इस आर्मी का चीफ रहा हूँ और बहुत लंबे अरसे के लिए रहा हूँ, ठीक है ना।
और उसमें और मैं कोई आम चीफ भी नहीं था, मतलब मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं कोई आम चीफ नहीं था। मुझे सिपाही से जनरल तक मेरा एक इम्पैक्ट था उनके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इनको पता होना चाहिए, हुकूमत को पता होना चाहिए मैं vis-a-vis आर्मी मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या समझते हैं। ये कियानी दौर और जो अब राहिल शरीफ साहब का दौर है, उन दोनों दौरों में आपने क्या महसूस किया? आपके हवाले से क्या ट्रीटमेंट रहा है? क्या उनका ट्रीटमेंट बदल गया है आफ्टर द चेंज? मैं इन पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये सबको पता ही है क्या हुआ है, तो उस पर मैं मेरे ख्याल में कमेंट छोड़ ही देता हूँ। चलें, लास्ट आखिरी सवाल थोड़ा सा लाइटर नोट पे कर लेते हैं। और अच्छी खबर भी थी, इमरान खान साहब ने शादी कर ली कुछ दिन पहले। कोई मुबारकबाद दी आपने टेलीफोन करके? कोई ख़त भेजा, कोई कार्ड भेजा, कोई गिफ्ट भेजा आपने? नहीं, गिफ्ट भी नहीं भेजा और टेलीफोन भी नहीं किया, कार्ड भेजा। अच्छा, कार्ड भेजा आपने? क्या उन्होंने आपकी मुबारकबाद कबूल करके कोई कार्ड आपको रिटर्न किया, थैंक यू किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। मेरे ख्याल में मसरूफ़ ज़्यादा हो गए शादी में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी मुशर्रफ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।